हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, हम सीटेट का प्रीवियस ईयर का एक 30 क्वेश्चन डेली करके एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और आज हम फिर से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। तो यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो यह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो यह जो है सो प्रदर्शित करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को यह प्रदर्शित करता है, पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है किसी भी जेंडर के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जेंडर स्टीरियोटाइप इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। तो अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है? तो अपसारी चिंतन है कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करना, और अभिसारी चिंतित है कि एक ही समाधान पर स्थिर रहना। यानी कि अपसारी चिंतन में आप लोग ढेर सारे उत्तर को दे सकते हैं और अभिसारी चिंतन में किसी भी सवाल को बनाने का एक ही समाधान पर स्थिर रहना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर अस्थिर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सही नहीं है, समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। तो यह जो है सो बिल्कुल सही कथन है समावेशी शिक्षा के बारे में, लेकिन यहाँ कौन सा सही नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो यह आंसर नहीं होगा। अगला है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ होता है कि उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की, सभी बच्चों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। और इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कि एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। तो यह भी बिल्कुल सही है। और अगला है कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो यह जो है सो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कथन और कारण पर आधारित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो अभी कथन है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं, जो बच्चे पहले से जानते हैं उसके आधार पर ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो यह जो है सो बिल्कुल सही कहा गया है। अगला इसका कारण दिया हुआ है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो इसका कारण भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिकथन है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है कि बच्चे बचपन जो है सो अलग अलग संस्कृति में जो रहते हैं वो अलग अलग तरह से अनुभव करके जानते हैं। और इसका कारण दिया हुआ है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो यह इसका कारण दिया हुआ है कि बच्चों का विकास जो है सो सार्वभौमिक है।
कथन है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है। और कारण है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो क्या यह सही है? तो इसका कारण जो है सो गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। देखते हैं किस ऑप्शन में यह आंसर दिया हुआ है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। यह ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? तो अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार इनमें से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? तो सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, ये भी गलत है। उसके बाद है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? इनमें से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है? तो छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, या फिर छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, या फिर सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए? तो यही जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क्स। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो विकास के कौन से पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान का व्याख्या किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संज्ञानात्मक विकास में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में स्वनियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो बच्चों में जो है सो इनर स्पीच या निजी वाक, जो खुद से बातें करते हैं, वह स्वनियमन के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए वह बच्चों में आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण पर आधारित। अभिकथन है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। तो अभिकथन जो है सो बिल्कुल सही दिया हुआ है। लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर आंकते हैं कि क्या सही है और क्या बुरा है। तो उसका कारण दिया हुआ है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो कारण भी बिल्कुल सही दिया हुआ है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास जो है सो क्रमिक रूप से और चरणों में होता है। तो कथन एवं कारण दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इनमें से कौन सा हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं का मेल करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन लर्निंग के बारे में सही नहीं है। तो लर्निंग शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। तो यह जो है सो बिल्कुल सही है कि लर्निंग शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है और लर्निंग का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। तो अधिगम जो है सो सामाजिक क्रिया के द्वारा ही संसाधित होती है। तो ऑप्शन सी भी सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो ये जो है सो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ लिखा हुआ है कि अधिगम के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये जो है सो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो इनमें से कौन सा कारक समस्या समाधान को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन जो है सो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो यह किस चरण में होता है। तो यह जो है सो पहले स्तर के पहले चरण में होता है, या पहले स्तर के दूसरे चरण में, या फिर दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, या तीसरे स्तर के पांचवें चरण में। तो यह पहले स्तर के दूसरे चरण में होता है, जब बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। यह पहले स्तर के दूसरे चरण में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, वंचित वर्गों से संबंधित जो विद्यार्थी है उसके समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तो यह तो बिल्कुल सही है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो यह भी नहीं होने वाला है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। इनमें से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। तो यह केवल कार्य के अंत में ही दी जा सकती है, या फिर यह व्यापक और सामान्य होता है, या यह केवल परिणामों पर केंद्रित होता है, या यह सामयिक और विशिष्ट होता है। तो अगर इफ़ेक्टिव फीडबैक के बारे में पूछे तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इफ़ेक्टिव फीडबैक वह होता है जो टाइमली होता है और स्पेसिफिक भी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, समीपस्थ सिद्धांत क्या कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। तो यह जो है सो बिल्कुल सही है कि शैशवावस्था में अंग जो है सो हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। अगला है कि विकास सिर से पांव तक होता है। ये जो है सो बिल्कुल गलत है। विकास पांव से सिर तक होता है। उसके बाद है कि भाषा का विकास तेज़ी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। ये जो है सो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। तो ये जो है सो बिल्कुल सही है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम जो है सो विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान और उचित स्थान और
को मूल्य देना चाहिए। और इसका कारण क्या है? कारण है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो यह जो है सो बिल्कुल सही है, कारण भी इसका सही है। तो अभिकथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। इनमें से किसको रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? तो छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। तो यह जो है सो रचनात्मक मूल्यांकन इसे कहा जाएगा। तो यह बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी कि छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या है। ऑप्शन नंबर सी है कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। और उसके बाद है कि एक आकलन एक छात्र को सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? इनमें से टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया का एक विशिष्ट विशेषता इनमें से क्या है? तो डिसलेक्सिया में क्या होता है? रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई होती है, या ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, या फिर शारीरिक समन्वय में कठिनाई होती है, या स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में हमें फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में समस्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? इनमें से किस प्रकार का प्रश्न छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करना और योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, या फिर वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो बाधिता कौन सा स्थिति है? तो बाधिता एक जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणाली है, या भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं? तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि भावना और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से संसाधित होता है? तो जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, या फिर जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। तो प्राथमिक कक्षा में भाषा विकास का जो होता है कि किस तरीके से प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास हम कर सकते हैं, तो जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण प्रस्तुत करता है, तब जो है सो प्राथमिक कक्षा में भाषा का विकास संसाधित अच्छे तरीके से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? इनमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है या अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। तो इनमें सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इनमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वह अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है उसे इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं? इनमें से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? बोलकर सोचो, ये जो आलंबन का उदाहरण है। उसके बाद है कि संकेत और इशारे, ये भी आलंबन का उदाहरण है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या सब है। अगला ऑप्शन है प्रश्न, ये भी आलंबन का उदाहरण है। और आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये भी आलंबन का उदाहरण है। उसके बाद है रटकर दोहराओ, ये आलंबन का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और डी चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है, शीर्षगामी है, रेखीय है या फिर समीप दूराभिमुख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा है जो मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकेंद्रण, डिसेंटरिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था या औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था या संवेदी चालक अवस्था या फिर पूर्व चालन अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कि गलत है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज हमने 30 क्वेश्चन कर लिया है। कल हम फिर से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोगों से बस मेरा छोटा सा एक हम्बल रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आप लोगों ने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।